गुड इवनिंग फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम यू टू इन अवर आयुर्वेदा रेडी चैनल। तो आज हम सिद्धांत निरूपण का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम देखेंगे पंचमहाभूत सिद्धांत, त्रिदोष सिद्धांत और धातु पोषण न्याय सिद्धांत। ये 3 तरह सिद्धांत हम देखेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, डेट इज पंचमहाभूत सिद्धांत से। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे पंचमहाभूत सिद्धांत। ओके, चलो। फर्स्ट नंबर, पंच महाभूत सिद्धांत। ओके, पंचमहाभूत सिद्धांत। अब इसमें क्या क्या बताएं, मैं कुछ मेन पॉइंट देखेंगे और कुछ आपको लिख दूंगा। ठीक है, मेन पॉइंट लिख दूंगा, बाकी आपको नोट से पढ़ लेना होगा। ठीक है, पंच सिद्धांत को सर्वतंत्र सिद्धांत भी कहा जाता है। पंच महाभूत सिद्धांत को क्या कहा जाता है? सर्वतंत्र सिद्धांत भी कहा जाता है। मतलब जो सभी शास्त्रों में प्रसिद्ध हो उसे ही हम सर्वतंत्र सिद्धांत कहते हैं, और पंचमहाभूत सिद्धांत को ही सर्वतंत्र सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, त्रिदोष सिद्धांत द्रव्य में रसवाद, द्रव्य विभिन्नता, गर्भ विकास आदि विषयों का पंचमहाभूत सिद्धांत आधारभूत सिद्धांत होता है। ठीक है, पंचमहाभूत सिद्धांत क्या बोलते हैं? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी को पंचभूत या पंचमहाभूत कहते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 इंद्रिय ग्राह्य गुण है। क्रमश इन 5 महाभूतों के विशेष गुण है। ठीक है, पहला मेन पॉइंट है कि इसे सर्वतंत्र सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, और ये त्रिदोष सिद्धांत द्रव्य में रसवाद, द्रव्य में विभिन्नता, गर्भ विकास और आदि विषय को पंचमहाभूत सिद्धांत आधारभूत सिद्धांत है। फिर शब्द आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इनको पंचमहाभूत कहते हैं, और इनके प्रत्येक महाभूत के विशेष गुण है। जैसे आकाश का शब्द, वायु का स्पर्श, अग्नि का रस और अग्नि का रूप और जल का रस और पृथ्वी का गंध। ठीक है, इसके विशेष गुण हो गए। फिर शरीर में सभी अंग प्रत्यंग की उत्पत्ति धातु उपधातु पंचमहाभूतों से हुई है। ठीक है, अब भूत शब्द की व्याख्या, जो पंचमहाभूत में जो भूत है उस शब्द की व्याख्या क्या है? उस व्याख्या किस शब्द की व्याख्या है? बाह्य इंद्रिय ग्रह विशेष गुणवत्वम भूतत्वम, मतलब बाह्य इंद्रिय के द्वारा ग्रह और हो सकते शब्द आदि विशेष गुण जिनमें है वे भूत होते हैं। जैसे श्रोतेंद्रिय शब्द का ग्रहण करती है, स्पर्शेंद्रिय स्पर्श का ग्रहण करता है, चक्षुरेंद्रिय रूप का, रसेंद्रिय रस का, ग्रहणेंद्रिय गंध का। ठीक है, भूत और महाभूत दोनों शब्द पर्यायवाचक है। पंचमहाभूत के अगर पर्यायवाचक शब्द आपको लिखना रहा तो भूत और महाभूत ये आप लिख सकते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट बोलता है नेक्स्ट हम देखेंगे पंचम सिद्धांत की उपयोगिता क्या है? उपयोगिता, पंचम सिद्धांत कहाँ का उपयोग हो सकते हैं वो देखेंगे। जैसे शुक्र शून्य संयोग के बाद चेतना के अवस्थित हो जाने के पश्चात वायु के द्वारा विभाजन किया होती है, अग्नि से पाक क्रिया होती है, आप या जल से क्लेदन क्रिया होती है, पृथ्वी के द्वारा संहनन क्रिया होती है। ओके, और विवर्धन क्रिया का कार्य आकाश करता है। ठीक है, फिर अब त्रिदोष और पंचमहाभूत में क्या है डिफरेंस? तो सबसे पहले हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, फिर बाद में हम त्रिदोष और पंचमहाभूत सिद्धांत में क्या क्या रिलेशन है वो हम देख लेंगे। ठीक है, चलो पहला पॉइंट लिखते हैं कि पंचमहाभूत सिद्धांत को सर्वतंत्र सिद्धांत कहा जाता है। इसे सर्वतंत्र सिद्धांत भी कहा जाता है। ओके, ओके, और सेकंड पॉइंट इनके विशेष गुण, जैसे आकाश, वायु, अग्नि, जल, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इनके विशेष गुण क्या क्या है? आकाश का शब्द, इसका स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये नेक्स्ट पॉइंट आना चाहिए हमारा इंपॉर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है कि शरीर में सभी धातु और उपधातु
की उत्पत्ति पंचमहाभूत से हुई है। ठीक है, पंचमहाभूत से हुई है। तीसरा पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या बोलते हैं, फोर्थ पॉइंट ये बोलता है कि फोर्थ पॉइंट में देखेंगे भूत शब्द की व्याख्या। ये 3 पॉइंट मेन हो गए, याद रखना 3 पॉइंट मेन हो गए। पंचम सिद्धांत का परिचय में 3 पॉइंट मेन लिखने का, फिर बाद में आपको मेन साहब लिख सकते हो। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट इसकी पंचमहाभूत का निरुक्ति। पंजाब में निरुक्ति और पर्याय देखेंगे, निरुक्ति और पर्याय। निरुक्ति कहाँ से है, बाह्य इंद्रिय ग्रह विशेषण गुणवत्व भूतत्व। बाह्य इंद्रिय ग्रह विशेषत्व भूतत्व। ओके, निरुक्ति और पर्याय शब्द कौन से, एक भूत है और दूसरा महाभूत। ठीक है, भूत और महाभूत पर्याय शब्द हो गए। मतलब बाह्य इंद्रिय क्या बोलते हैं, इस निरुक्ति क्या बोलती है कि बाह्य इंद्रियों के द्वारा ग्राहक के शब्दादि गुण जिसमें वे भूत होते हैं। श्रोतेंद्रिय शब्द का जैसे कि श्रोतेंद्रिय शब्द का ग्रहण, श्रोतेंद्रिय रूप का ग्रहण करता है। जैसे श्रोत्र रूप का ग्रहण करेगा शब्द का। ठीक है, जैसे श्रोतेंद्रिय शब्द का, स्पर्श का, और स्पर्शेंद्रिय स्पर्श का, चक्षुरेंद्रिय रूप का, और चौथा रसेंद्रिय रस का, और पांचवा घ्राणेन्द्रिय गंध का। ठीक है, निरुक्ति पर्याय और इसका सेम पर्याय और साथ में के शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, श्रोत्र शब्द का ग्रहण करेगा, स्पर्श का यहाँ पे त्वचा भी लिख सकते हैं हम, चक्षु रूप का, और रस का और घ्राण गंध का। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखने का हमें, उपयोगिता। नेक्स्ट पॉइंट उपयोगिता। पंचमहाभूत की उपयोगिता कहाँ का है, उपयोगिता। नेक्स्ट पॉइंट है उपयोगिता। उपयोगिता में लिखना कि वायु विभाजन का कार्य करेंगी। जो वायु है वो विभाजन का काम करेगी। ओके, दूसरा आग पाक का क्रिया करेंगे, अग्नि पाक का क्रिया पाक की क्रिया करेगी, पाक क्रिया। और आप क्लेदन का, आपका क्या करेगा, क्लेदन। और पांचवा चौथा पृथ्वी संहनन करेगी, पृथ्वी संहनन करेगी। और पांचवा आकाश विवर्धन करेगा। आकाश विवर्धन करेगा। ठीक है, हो गया, हमने उपयोगिता।
वायु विभाजन करेगी, अग्नि पाक क्रिया, आप क्लेदन, पृथ्वी सहनन, आकाश विवर्धन, और ये पांच पांच इसकी उपयोगिता है। ठीक है, उपयोगिता में इसके ये लिखना। ठीक है, और इसके एक्सप्रेशन भी कर सकते हो, कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, क्यों करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट लिखते हैं त्रिदोष पंचमहाभूत, फिर षड्रस पंचमहाभूत। ठीक है, बस फिर हमारा पंच सिद्धांत खत्म। अब रिलेशन देखने के हमें सबसे एकदम त्रिदोष पंचमहाभूत सिद्धांत, त्रिदोष पंचमहाभूत का रिलेशन देखते हैं। त्रिदोष पंचमहाभूत, त्रिदोष प्लस पंचमहाभूत। ठीक है, ओके, चलो त्रिदोष पंचमहाभूत क्या बोलते हैं? वात पित्त कफ। त्रिदोष मतलब पता है आप सबको, वात पित्त कफ। वात में क्या आएगा? वायु प्लस आकाश, वायु प्लस आकाश। इधर अग्नि, और इधर क्या आएगा कफ में? जल प्लस पृथ्वी। ठीक है, अब हम देखेंगे षड्रस और पंचमहाभूत सिद्धांत। ठीक है, षड्रस और पंचमहाभूत सिद्धांत। नेक्स्ट पॉइंट डालो, षड्रस प्लस पंचमहाभूत। ठीक है, चलो इसमें लेते हैं हम पहले मधुर रस। मधुर रस में जल प्लस पृथ्वी। ठीक है, सेकेंड होता है अम्ल रस। अम्ल रस में पृथ्वी प्लस अग्नि, मतलब अग्नि प्लस पृथ्वी। फिर तीसरा लवण रस। लवण रस में अग्नि प्लस जल, अग्नि प्लस जल। चौथा कटु रस। कटु रस में अग्नि प्लस वायु। पांचवा तिक्त रस, फिर कषाय रस। तिक्त रस में वायु प्लस आकाश, और फिर कषाय रस में आकाश प्लस पृथ्वी प्लस वायु। ठीक है, तो ये हमारे षड्रस पंचमहाभूत का रिलेशन और ये त्रिदोष पंचमहाभूत का रिलेशन। ये आपको पता है, मुझे पता है कि आप सबको पता है। ठीक है, इसलिए मैंने इसमें ज्यादा कुछ और डिटेल में गया नहीं इसमें। ठीक है, मैं डायरेक्ट जैसा है वैसे सबको समझा दूँ। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट सिद्धांत है, दैट इज कौन सा सिद्धांत है? नेक्स्ट त्रिदोष सिद्धांत। तो नेक्स्ट हमारा सिद्धांत त्रिदोष सिद्धांत। यह है हमारा पंचमहाभूत सिद्धांत। इतना ही पेपर में अगर आता है तो सबसे पहले मैंने जो पॉइंट बताए वो पहले लिखना, फिर बाद में अपने मन से लिख सकते हो। ठीक है, नोट्स डाल दूंगा, नोट्स तो आपको आते ही टेंशन मतलब। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे त्रिदोष सिद्धांत। त्रिदोष सिद्धांत छोटा है, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है पढ़ने लायक। ठीक है, आपको मैं थ्योरी भेज दूंगा नोट्स में। त्रिदोष सिद्धांत क्या बोलता है? देखो, इंट्रोडक्शन के त्रिदोष सिद्धांत का वात पित्त कफ ये त्रिदोष कहा गया है। जब साम्यावस्था में रहते हैं तो शरीर के स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं, जब विषम हो जाते हैं तो विविध रोगों को उत्पन्न करते हैं। त्रिदोष सिद्धांत क्या बोलता है कि रचना शरीर के मूल कारण पंचमहाभूत और क्रिया शरीर के मूल कारण त्रिदोष है। ठीक है, त्रिदोष की क्रियात्मक भूमिका जीवन के आरंभ से मृत्यु तक चलती है। जिस तरह सृष्टि के पोषण, शोषण और प्रेरण का कार्य सोम, सूर्य, तेजाब तथा वायु करते हैं, उसी तरह शरीर के पोषण, शोषण और प्रेरण का कार्य क्रमशः वात पित्त कफ करते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं त्रिदोष के प्राकृत कार्य कौन से? त्रिदोष के कार्य कौन से? उत्साह, श्वास, प्रश्वास, चेष्टा, पुरुष आदि योगों की प्रवृत्ति, रस आदि धातुओं की उचित गति तथा इंद्रियों की अनुग्रहित करना। ठीक है, ठीक है। और प्राकृत वात के कार्य कौन से? उत्साह, श्वास, निश्वास, चेष्टा, वेग, सम्यक गत्याच्या धातूनां मोक्षानां पाठविण्याच। पित्त वर्ग के कार्य कौन से? पित्त पक्तुम दर्शने,
शत शत्रु रच धोधी शौर्य तू तनुमार्दवे। और प्राकृत कविवर श्लेष्म स्थिरत्व स्निग्ध संधिबंध समाधि भी। ठीक है, मतलब देखो आपको तीनों वात पित्त कफ के कार्य, प्राकृत वात के कार्य, प्राकृत पित्त प्राकृत कफ के कार्य का श्लोक यहाँ पे लर्न होना चाहिए। ठीक है, प्राकृत वात के कार्य क्या बोलते हैं कि उत्साह श्वास निश्वास चेष्टा वेग प्रवर्तने समय गत्यत धातुना माक्षणम पटवेने च अष्टांग सुदर्शन 11/1। ठीक है, मतलब प्राकृत वायु सर्वदा उत्साह श्वास प्रश्वास चेष्टा पुरुष आदि के वेगों को प्रवृत्ति करता है, रस धातुओं का उचित गति प्रदान करता है। ठीक है, प्राकृत पित्त कार्य क्या बोलते हैं, पित्त पित्त पक्तुम दर्शने शतुरुचि प्रभा मेधादि शौर्य तनु मार्दवे। मतलब पक्ति उष्मा दर्शन शुदा तृष्ण रुचि कांति मेधादि शौर्य और शरीर में मृदता लाने का कार्य पित्त के द्वारा होता है। प्राकृत कफ का कार्य क्या बोलता है, श्लेष्म स्थिरत्व स्निग्धत्व संधिबंध समाधि भी। शरीर में दृढ़ता स्निग्धत्व उत्पन्न करना, संधिबंध को सुशिष्ट करना, शारीरिक उष्ण सही उष्ण बनाना, ये कफ का कार्य होता है। ठीक है, फिर इसकी उपयोगिता क्या है कि सभी रोगों के मूल कारण वात पित्त कफ ही होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सभी रोगों के कारण वात पित्त कफ ही होते हैं। सभी व्याधियों में वातादि लक्षण होते हैं। इन्हीं दोषों के शामक औषधि देने से व्याधि को शमन होता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं निष्ठमन सिद्धांत। देखो इसमें हम क्या क्या लिखने का है, एक तो परिचय लिखने का, फिर त्रिविध सिद्धांत मतलब क्या, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, त्रिविध सिद्धांत मतलब क्या, फिर उसके प्राकृत कार्य जिसमें प्राकृत वात के, प्राकृत पित्त के, प्राकृत कफ के, फिर बाद में उसकी उपयोगिता, बस इतना ही। त्रिविध सिद्धांत इतना लिखना, नोट्स दे दूंगा, नोट्स में प्रॉपर लिख के रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लिखते हैं धातु पोषण सिद्धांत क्या बोलता है। धातु पोषण सिद्धांत कुछ नहीं, सबसे पहले लिखने का था, सबसे पहले क्या लिखना, पहला को लिखना परिचय, फिर उसके बारे में, फिर त्रिविध सिद्धांत के बारे में, फिर बाद में प्राकृत वात, फिर बाद में कार्य जिसमें प्राकृत वात, प्राकृत वात पित्त कफ, फिर उपयोगिता। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट सिद्धांत हमारा, दैट इज धातु पोषण सिद्धांत। इसमें आपको 3 न्याय पढ़ने का है धातु पोषण सिद्धांत में, बस। ठीक है, धातु पोषण सिद्धांत। ठीक है, चलो इसे पहले लाइन पढ़ेंगे हम, क्षीरदधि है। लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इसे सर्वात्मक परिणमन पक्ष भी कहा जाता है। जिस प्रकार से दूध से सर्वात्मक दही उत्पन्न होता है, दही से नवनीत, नवनीत से घृत, घृत से घृतमंड उत्पन्न होता है, उसी प्रकार पूर्व धातु से उत्तर धातु की उत्पत्ति होती है। रक्तादि गर्भ के प्रारंभ से ही पोषित होते रहते हैं। रस अपनी रसाग्नि से पचकर रक्तता को प्राप्त करता है, रक्त रक्ताग्नि से पचता हुआ मांसता को प्राप्त करता है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक के बाद एक को ट्रांसफर किया जा रहा है। जैसे मिल्क बन रहे हैं, मिल्क बन रहे हैं, मिल्क से ट्रांसफर हो रहा है, मिल्क से क्या ट्रांसफर हो रहा है, सबसे पहले तो मिल्क बन रहा है, फिर मिल्क से कर्ड बन रहा है, फिर कर्ड से क्या बन रहा है, बटर बन रहा है, और बटर से घी बन रहा है। ठीक है, मतलब क्षीरदधि न्याय क्या कर रहा है, एक के बाद एक उत्पत्ति को ट्रांसफर कर रहे हैं, एक के बाद एक को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो जैसे अगर हम मिल्क बना है तो मिल्क के बाद क्या बनेगा, फिर उसके बाद ऐसे ट्रांसफर कर दे रहा है, वो उसकी उत्पत्ति को ट्रांसफर कर दे रहा है। बस इतना आपको ध्यान रखना है क्षीरदधि न्याय में। फिर केदार तुल्य न्याय क्या बोलते हैं, केदार तुल्य न्याय, इसको लॉ ऑफ ट्रांसमिशन कहते हैं, लॉ ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है, जिस प्रकार खेत में संचित नाली का जल समीप खेतों की सिंचित कर क्रम से दूर खेतों को सिंचित करता है, उसी प्रकार आहार रस भिन्न भिन्न मार्गों से रसादी धातुओं के उन धातुओं को समान अंशों में पोषित करता है। जैसे हम देखो खेतों में हम देखते हैं कि बहुत सारे मार्ग होते हैं जिससे
पानी पहुंचता है खेतों के, जहाँ पे प्रॉपर हम बीज उगाते हैं तो वहाँ पे जैसे पानी पहुंचाना पड़ता है, तो खेतों में बहुत सारे प्रकार के मार्ग बनाए जाते हैं इधर से उधर चारों तरफ से। उसी प्रकार आहार रस भी भिन्न भिन्न मार्गों से रस धातुओं का उन धातुओं के समान अंशों से पोषित करता है, उन अंशों को पोषित करता है। ठीक है, जैसे पानी खेत में काम करता है चारों तरफ से, वो किसी भी तरह कौन से भी मार्ग से वो निकल कर उन बीजों का पोषण करता है, वैसे ही सेम आहार रस भी हमारे धातुओं के अंश का पोषण करता है, पर भिन्न भिन्न मार्गों से होते हुए जाकर। ठीक है, ये केदार तुलना में आचार्य वाग्भट का मत था कि तृतीय माह में गर्भ के संदर्भ में कहा है आचार्य वाग्भट ने केदार तुलना न्याय में कि गर्भ की नाभि में और माता के हृदय की रसवानी नाड़ी संबंध रहता है, जिसके द्वारा गर्भ का पोषण होता है, जिससे खेत की फसल का पोषण नालियों के द्वारा, बराबर है। जैसे खेत में जो फसल उगाते हैं उसके जो पोषण नालियों के पानियों के द्वारा होता है, पोषण होता है, उसी तरह गर्भ में जो नाभि होती है माता के हृदय से जो रस जुड़ी होती है, जो गर्भ का पोषण उस गर्भ नाभि नाड़ी से द्वारा होता है। ठीक है, इतना ही आपका केदार तुलना न्याय बोलता है। ठीक है, मतलब विभिन्न मार्गों से पोषण करना, इसका अगर मेन पॉइंट हम देखें तो विभिन्न मार्गों से पोषण होना। ठीक है, मेन पॉइंट याद रखना। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा न्याय है, लास्ट न्याय है लेडीज, इसमें खेल कपोत न्याय, लेडीज खेल कपोत न्याय। ओके, लेडीज खेल कपोत न्याय, इसे क्या बोलते हैं? इसको लॉ ऑफ सिलेक्टिव नरिशमेंट बोलते हैं, लॉ ऑफ सिलेक्टिव नरिशमेंट। इससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल होंगे कि इसमें क्या बताने वाला है। ठीक है, जिस प्रकार कबूतर अलग अलग दिशाओं से खल में आते हैं, मतलब जहां धान्य एकत्रित किया जाता है वहीं पे आते हैं और अनाज चुगकर अपने अपने स्थानों पर चले जाते हैं, उसी प्रकार अलग अलग मार्गों से धातुओं के पोषण आहार से होता है। सेम है, कुछ नहीं, जैसे कबूतर अलग अलग मार्गों से एक ही जगह में आते हैं खाने के लिए, क्योंकि खाना होता है कबूतर का वो एक ही जगह में पड़ा होता है, तो अलग अलग मार्गों से कबूतर आते हैं वहां पर खाना खाने को। ठीक है, तो वैसे ही अलग अलग मार्गों से धातुओं का पोषण करने के लिए आहार रस इधर उधर मार्गों से आते हैं, मतलब अलग अलग मार्गों से वो आते हैं, एक ही मार्ग में आके वो पोषण लेते हैं, मतलब पोषण करते हैं धातुओं के अंश का, फिर वो अपने अपने स्थान पे वापस चले जाते हैं, आहार रस भी। ठीक है, मतलब कम इन ओनली वन प्लेस, एक ही मार्ग में आके पोषण करना, एक ही मार्ग में आकर पोषण करना। ठीक है, मेन लक्ष्य इसका ये जगह को बोलना है। ठीक है, तो ये हमारे आज के 3 सिद्धांत, पंचमाभूत सिद्धांत, त्रिदोष सिद्धांत और धातु पोषण सिद्धांत। ठीक है, तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे एंड करता हूँ। लेक्चर को एंड करने से पहले बता चाहूँ 2-3 चीजें। जैसे क्या पता है, हमारा मेरा चैनल आयुर्वेदा यूट्यूब चैनल शुरू है, आयुर्वेदा रियलिटी करके। ओके, दूसरा हमारा शुरू है इंस्टा ऑफिशियल पेज, ये भी हमारा आयुर्वेदा रियलिटी करके शुरू है। तीसरा हमारा शुरू है व्हाट्सएप ऑफिशियल ग्रुप, इसका भी नाम BMS फर्स्ट ईयर नोट्स मैंने कर दिया अभी, लेक्चर्स। और चौथा हमारा फिर टेलीग्राम चैनल। ठीक है, इसका भी नाम सेम। ठीक है, सो देखो यूट्यूब चैनल में लेक्चर डालता हूँ, आपको क्या करने का, लाइक एंड सब्सक्राइब करने का, और मैं इजी वे में पढ़ाता हूँ, बहुत सिंपल और इजी वे में आपकी लैंग्वेज में आपको पढ़ा दूँ, क्योंकि देखो मैं एक तो टीचर नहीं हूँ, मैं आपकी तरह एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं आपकी तरह ही आपकी लैंग्वेज में पढ़ाऊंगा। ठीक है, ओके, सो यूट्यूब चैनल में लेक्चर डालता हूँ, आपको क्या करने का, लाइक एंड सब्सक्राइब करने का है और अपने फ्रेंड्स को शेयर करने का है। फिर इंस्टा ऑफिशियल पेज में मैं डेली लेक्चर्स के अपडेट्स डालता हूँ, व्हाट्सएप और टेलीग्राम में मैं डेली वीडियो लिंक ऑफ लेक्चर्स अपने नोट्स डालता हूँ। व्हाट्सएप में आपके डाउट डिस्कस करता हूँ, डाउट आए तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, इंस्टा व्हाट्सएप और टेलीग्राम की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, सो ये मेरे 4 चैनल्स जो भी एक्टिव है। ठीक है, सो थैंक यू।